हेलो दोस्तों, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी है रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने चारों चैप्टर्स को काफी डिटेल में देखा है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द न्यू चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स। और हमें पता है कि क्लास 12th का जो थोड़ा टफ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जेनेटिक्स ही है, जिसका हम आज चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर कौन सा आपका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम, ताकि जो चीजें कॉम्प्लेक्स है वो इजी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, और ये जो हमें दिख रहे हैं कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत करी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है वो क्या क्या है? मैंडल्स लॉ हम देखेंगे। मैंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, inheritance of two gene, sex determination, mutation and genetic disorder। ठीक है, तो दिस टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है ना? एंड देन वी विल डिस्कस द वेरिएशन। तो एक चीज हमें क्या देखने को मिलती है, वो जो प्रोजेनी होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट। हमेशा जो प्रोजेनीज है, जो बच्चे हैं, वो हमेशा अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं। है ना? जैसे जो किटन होती है वो हमेशा अपनी कैट, किटन जो होती है वो कैट के जैसी दिखती है। और ह्यूमन बेबी जो होते हैं वो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। डॉग्स के जो बेबीज होते हैं वो डॉग के जैसे दिखते हैं। ऐसा क्यों? है ना? वाई द प्रोजेनी सिमिलर टू द पेरेंट? ये जो प्रोजेनी जो है वो सिमिलर क्यों होते हैं अपने पेरेंट के? ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी एक डॉग का जो प्रोजेनी है वो किसकी तरह लगे? सपोज वो कैट की तरह लगे, या फिर कैट का डॉग की तरह लगे। ऐसा नहीं होता ना। हमेशा क्या होता है कि कैट के प्रोजेनी कैट के जैसे लगेंगे, डॉग के प्रोजेनी डॉग के जैसे लगेंगे। है ना? तो इससे हमें क्या चीजें क्लियर होती है? इससे ये चीज दिखती है कि जरूर समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। जरूर कुछ पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो किसके जैसे होते हैं? पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक टॉपिक इनको डिस्कस करने जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाएगा? वो इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, ये सब क्या होता है? और जेनेटिक्स की शुरुआत हमें पता है किसने करी है? वीगर जॉन मेंडल ने करी है। तो उन्होंने ही क्यूरियोसिटी जागाई कि ये देखने के लिए कि वाई प्रोजेनी सिमिलर टू द पेरेंट, कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट के जैसे क्यों होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो टर्म आ जाता है वो क्या आता है? वो हेरिडिटी। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। ठीक है, ट्रेट्स का पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाना ही क्या होता है? हेरिडिटी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये हेरिडिटी। हेरिडिटी इज व्हाट? इज द ट्रांसफर ऑफ, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स, कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, तो ट्रेट्स का यानी कि वो कैरेक्टर्स का, लक्षणों का पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने क्या होता है? हेरिडिटी। ठीक है, जैसे कि वो ट्रेट्स में या फिर कैरेक्टर्स में क्या आ गए? जैसे आगे वो स्किन कलर, जैसे क्या आ गया? वो स्किन कलर आ गया। ठीक है, हाइट आ गई, एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो इन ट्रेट्स का पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने क्या होता है? हेरिडिटी। ठीक है, अब देखो हेरिडिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज द जेनेटिक्स। और हेरिडिटी की शुरुआत किसने करी है? ग्रीगर जॉन मेंडल ने करी है। तो इसलिए हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे ये हमें समझाने के लिए कि हाउ हेरिडिटी अकर, कि हेरिडिटी कैसे होती है, कि कैसे ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, अब देखो एक वर्ड और आ जाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में क्या फर्क होता है? ठीक है, हेरिडिटी तो क्या होता है? जेनेटिक ट्रांसफर। जेनेटिक ट्रांसफर मतलब क्या होता है? जीन का ट्रांसफर होना। ठीक है, जीन का ट्रांसफर होना, ट्रेट्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज द हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस क्या होता है? बाकी सब चीजों का ट्रांसफर होना। प्रॉपर्टी हो गई, राइट्स हो गए, डेप्ट हो गए, पेरेंट्स की बाकी सब चीजों का ट्रांसफर होना, उनकी प्रॉपर्टी का, राइट्स का, इन सब चीजों का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज द इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन का ट्रांसफर होना, ट्रेट्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज द हेरिडिटी। बाकी सब चीजों का ट्रांसफर होना इज द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जीन्स के वजह से होता है, और ये हमारी फिजिकल मीन, मतलब कि फिजिकल मीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में। तो क्या पता लगता है? वो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इट इज अ ट्रांसफर ऑफ, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ
जीन और द ट्रेट्स, क्योंकि जो ट्रेट्स होते हैं वो जीन के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जीन ट्रेट्स क्या है। ठीक है, ट्रेट्स हमने भी एग्जांपल देखे थे, स्किन कलर हो गया, हाइट हो गई, ये सब। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ अ जीन और द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाना क्या होता है? हेरिडिटी। ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या होता है? बाकी सब चीजों का जाना। इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डेप्थ, राइट्स एंड मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जीन या ट्रेट का ट्रांसफर होना हेरिडिटी, और बाकी सब चीजों का ट्रांसफर होना इज द इनहेरिटेंस। और हेरिडिटी की शुरुआत किसने करवाई है? हमारे सर ग्रीगर जॉन मेंडल ने, और यही कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स से। ठीक है, अब देखो कैसे उन्होंने हमें समझाया, ग्रीगर जॉन मेंडल ने, अबाउट द हेरिडिटी। हेरिडिटी ये टर्म तो क्लियर होती है कि ट्रेट्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब ग्रीगर जॉन मेंडल ने हमें कैसे समझाया अबाउट द हेरिडिटी? अब देखो उन्होंने ये चीज को समझाने के लिए क्या करा, ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे अराउंड 7 ईयर्स तक। 7 साल तक उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल करा था? मटर के पौधे का इस्तेमाल करा था, पी प्लांट का इस्तेमाल करा था। ठीक है, फॉर द एक्सपेरिमेंट, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज द पी प्लांट, मटर के पौधे का उन्होंने इस्तेमाल करा। ठीक है, और अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कुछ कंक्लूजन्स बताए, कुछ लॉज बताए, उस लॉज के बेसिस पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अबाउट द हेरिडिटी, कि कैसे ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे दैट ही परफॉर्म बाय द ग्रीगर जॉन मेंडल। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने मटर के पौधे को क्यों लिया, व्हाई ही चोज द पी प्लांट, इतने सारे पौधे, है ना। देखो मटर के पौधे का इस्तेमाल करने का क्या कारण था उनका? सबसे पहला रीजन कि जो ये पी प्लांट होता है, ये जो पी प्लांट होता है वो 1-2 वीक में अपने साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, इनकी जल्दी कल्टीवेट होता है ये प्लांट। ठीक है, जल्दी ग्रो होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर वो क्या होता है? विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, बहुत ही आसानी से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नजर आते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ट्रेट्स। ठीक है, बहुत ही आसानी से ऑपोजिट ट्रेट्स नजर आते हैं। इसी मेन कारण की वजह से उन्होंने क्या करा? पी प्लांट को लिया। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं? ऑपोजिट ट्रेट्स। जैसे एक प्लांट टॉल होगा तो दूसरा प्लांट क्या होगा? ड्वार्फ होगा। ठीक है, फ्लावर अगर क्या होगा? वायलेट होगा तो वाइट होगा। ऐसे ऑपोजिट करेक्टर्स, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स विजिबल हो रहे थे, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। ठीक है, और क्या कारण थे? कि वो जल्दी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, और सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, और एक ही बार में लार्ज अमाउंट ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, इजी टू ग्रो है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज आर द रीजंस टू चूज अ पी प्लांट। तो सबसे मेन रीजन जो है वो क्या है? कि एक तो ये इजिली ग्रो करता है, और दूसरा इसमें विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, ऑपोजिट करेक्टर्स बहुत आसानी से नजर आते हैं। ठीक है, और टोटल कितने वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स देखे गए पी प्लांट के अंदर? दैट आर द टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है। देखो कौन कौन से। सबसे पहले तो क्या आ गया? वो जैसे फ्लावर कलर अगर हम ले ले, ठीक है, अगर इनका फ्लावर का कलर अगर देखा जाए, ठीक है, तो कौन सा देखा गया? पर्पल और व्हाइट, पर्पल और व्हाइट, तो यानी कि कुछ मेजोरिटी प्लांट के अंदर पर्पल फ्लावर है तो कुछ के अंदर व्हाइट है। ये पहला कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, पहला ऑपोजिट ट्रेट हो गया। और कुछ प्लांट कैसे हो? टॉल है तो कुछ कैसे है? ड्वार्फ है। कोई टॉल है तो कोई ड्वार्फ है। ठीक है, सीड में कॉन्ट्रास्ट देखा गया। कुछ सीड का कलर वो कैसा है? येलो है, तो कुछ सीड का कलर क्या है? ग्रीन है। ठीक है, शेप में हमने क्या देखा? कुछ सीड राउंड है तो कुछ रिंकल्ड है, कुछ राउंड है तो कुछ रिंकल्ड है। ठीक है, पोर्ट कलर मतलब क्या होता है? फली जो हमारे घर में मटर की आती है। ठीक है, तो जो पोर्ट कलर था किसी का ग्रीन था तो किसी का येलो था। ठीक है, अब पोर्ट की शेप की बात करें तो कोई इन्फ्लेटेड है, यानी कि बिल्कुल प्लेन लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, इन्फ्लेटेड है, फुल है, या फिर किसी के अंदर कंस्ट्रिक्टेड है, ऐसे ही है, रिजिड से आ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्या देखा गया? वो फ्लावर की पोजीशन देखी गई कि वो एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नजर आते थे पी प्लांट के अंदर, ये 7 ऑपोजिट कैरेक्टर्स विजिबल हो रहे थे। दैट्स व्हाई गीगर जॉन मैंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो वो सबसे पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म बाय द ग्रीकर जॉन मैंडल,
पहले एक्सपेरिमेंट का उन्होंने क्या नाम रखा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या रखा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उन्होंने क्या करा? फोकस ऑन वन जीन। फोकस ऑन वन जीन। सिर्फ उन्होंने एक ही जीन पे ध्यान दिया। और एक ही जीन मतलब क्या होता है? एक ही ट्रेट पर। एक ही जीन मतलब क्या है? वो एक ही ट्रेट पर, यानी कि एक ही करेक्टर पर ध्यान दिया। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे तो शुरुआत में उन्होंने सिर्फ एक ही लक्षण पे ध्यान दिया, एक ही ट्रेट पे ध्यान दिया। ठीक है, अब वो ट्रेट क्या था जिसपे उन्होंने शुरुआत में ध्यान दिया था? दैट वाज द हाइट। ठीक है, उन्होंने शुरुआत में यानी कि सिर्फ हाइट पे ध्यान दिए, बाकी लक्षणों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि एक साथ चीजों को एक साथ लेके वो चलते तो उनको भी समझ नहीं आता, ना हमें समझ में आता है ना। तो उन्होंने शुरुआत में जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने ही फोकस ओनली ऑन द वन ट्रेट, सिर्फ एक ही ट्रेट पर उन्होंने ध्यान दिया, दैट वाज द हाइट। ठीक है, अब देखो कैसे एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म किया गया। देखो ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले ली वो पेरेंट जनरेशन। सबसे पहले दो पेरेंट लिए, और वो दोनों पेरेंट कैसे थे? होमोजाइगस थे। ठीक है, अभी ये टर्म सारी क्लियर होगी कि होमोजाइगस ये सब क्या होते हैं। अभी हमें स्टेप सुनने हैं। तो उन्होंने पेरेंट जनरेशन में क्या लिए? होमोजाइगस टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, पेरेंट जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या लिया? होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, पहला स्टेप उनका ये। ठीक है, तो पेरेंटल जनरेशन ली, और पेरेंटल जनरेशन में क्या आते हैं? होमोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, अब जैसा कि बीच में अगर हम देखें तो होमोजाइगस कौन होते हैं? होमोजाइगस प्लांट वो होते हैं जो हर जनरेशन में एक से प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, होमोजाइगस कौन से होते हैं? होमोजाइगस प्लांट को एक और नाम से बोला जाता है क्या? प्योर ब्रीड। और प्योर ब्रीड क्या करती है? हर जनरेशन में एक से प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो खुद टॉल है तो हर जनरेशन में टॉल प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो होमोजाइगस ऑफ प्योर ब्रीड प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्लांट, प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्लांट इन एवरी जनरेशन, इन एवरी जनरेशन। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले वो क्या लिया? होमोजाइगस टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया। यानी कि होमोजाइगस टॉल को अगर हम उसके बीजों को ग्रो करेंगे तो हर टाइम पर टॉल ही प्लांट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो हमेशा एक से प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस प्लांट या फिर प्योर ब्रीड। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया? होमोजाइगस टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, फिर उनके बीच में वो क्या करवा दी थी? उन्होंने क्रॉसिंग करवा दी थी। पेरेंटल जनरेशन लिए होमोजाइगस टॉल और ड्वार्फ, ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद उन्होंने इनके बीच में क्या करा दी? क्रॉसिंग करा दी। इसके बाद उन्होंने क्या करा दी? क्रॉसिंग, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। ही डिड द क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट विच आर होमोजाइगस इन नेचर। ठीक है, फिर क्रॉसिंग कराने के बाद हमें पता है क्रॉसिंग मतलब क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गए होंगे। ठीक है, फिर देन सीड बना होगा, सीड को ग्रो करने की वजह से क्या बनी? नई जनरेशन आई, नए प्लांट्स आए। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद क्या हुआ? वो सीड्स आए, और सीड्स के बाद क्या हुआ? न्यू जनरेशन डेवलप हो गई विच इज F1 जनरेशन। ठीक है, कौन आ गई? F1 जनरेशन आ गई। तो जब वो टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो उनसे जो F1 जनरेशन आई, उन्होंने क्या देखी? वो सारी की सारी टॉल आई थी। दैट ऑल आर टॉल प्लांट्स वर ग्रो। ठीक है, वो सारी की सारी टॉल थी। ठीक है, फिर इन टॉल प्लांट्स के बीच में, यानी कि F1 जनरेशन के बीच में वो क्या कराया गया? सेल्फिंग करवाई गई। इनके बीच में क्या करवाया गया? सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। सब ये टॉल प्लांट आए F1 जनरेशन के अंदर, फिर F1 जनरेशन के अंदर जो टॉल प्लांट्स आए हैं इनके बीच में क्या करवाई गई? सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई। यानी कि इनके पोलन ग्रेन इन्हीं के स्टिग्मा पर थ्रो करवाए गए, फॉल करवाए गए। तो उसके बाद फिर वो F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन आई, तो F2 जनरेशन में क्या देखा गया? कि कुछ प्लांट तो, ज्यादातर प्लांट टॉल आए हैं और कुछ ड्वार्फ आए हैं। जिसमें से अगर हम देखा जाए तो क्या था? तीन प्लांट टॉल आए और एक क्या आया? ड्वार्फ आया। ठीक है, तो ऐसे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले वो क्या लिया? पेरेंटल जनरेशन ली। पेरेंटल जनरेशन के अंदर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। ठीक है, उसके बाद फिर F1 जनरेशन आई, और F1 जनरेशन के अंदर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद उनके पास F2 जनरेशन आई। ठीक है, और F2 जनरेशन के बाद उन्होंने हमें कुछ कंक्लूजन दिए अबाउट द एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, तो एक बार उसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखो क्या है एक्सपेरिमेंट आपका, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें पता है क्या, फोकस ऑन वन जीन ओनली, सिर्फ उन्होंने एक ही जीन पे ध्यान दिया है। अब वो एक ही जीन कौन है, दैट इज द हाइट। ठीक है, और सभी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के हमें स्टेप्स बेसिक याद रखने हैं। तो बेसिक स्टेप क्या है, सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन आएगी। ठीक है, और उनके बीच में क्या करवाया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। के बीच में क्या करवाया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन के बाद क्या आएगी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर क्या करवाया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी F2 जनरेशन आएगी, और F2 जनरेशन के बाद मेंडल ने हमें क्या बताया, कुछ कंक्लूजन बताया कि उनको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद क्या चीज पता लगी है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले वो कौन आ रहा है, पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ लिया उन्होंने। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट उन्होंने लिया। ठीक है, अब देखो, वो ये टॉल और ड्वार्फ क्या होता है, ये इनका फिनोटाइप है। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, जो बार बार इस एक्सपेरिमेंट में यूज होती रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो क्या टर्म लिखा हुआ है, टॉल और ड्वार्फ। ये बाहर के जो भी फिजिकल करेक्टर्स होते हैं, टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, सीड का कलर हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या, वो फिजिकल करेक्टर है जो बाहर से नजर आ रहे हैं, है ना। तो इनको क्या बोला जाता है, फिनोटाइप। इनको क्या बोला जाएगा, फिनोटाइप। ठीक है, बाहर से जो भी करेक्टर्स हमें नजर आते हैं, टॉल, ड्वार्फ, या फिर फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, या फिर सीड का कलर हो गया, तो ये सब क्या है, फिनोटाइप है। दे ऑल आर द फिनोटाइप। ठीक है, और हमें पता है सभी करेक्टर जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करती है ना। कोई प्लांट अगर टॉल है, तो टॉल प्लांट के पीछे एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगी। कोई प्लांट अगर डॉर्फ है, तो उसके पीछे भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो हमें पता है क्या, कि all traits आर कंट्रोल्ड बाय ऑल ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। सभी ट्रेट्स जो होती है वो जीन से कंट्रोल्ड होती है। और अब जीन क्या होता है, तो जीन क्या होता है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस की, बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। इसी की वजह से क्या होता है, वो जीन के वजह से ही जो ट्रेट होते हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में सभी लक्षण कौन कंट्रोल करता है, जीन ही कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी की हाइट हो गई, कलर हो गया, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, जीन। ठीक है, तो जीन क्या है, तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले बेसिक टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम डायरेक्टली यूज कर लें। ठीक है, तो जीन क्या है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि मैंडल को जीन के बारे में अभी नहीं पता है। ठीक है, तो जीन क्या है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये जीन ही है। जीन के फॉर्म में वो क्या होता है, ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। और हमारी बॉडी में सभी ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन ही कंट्रोल करती है। ठीक है, अब जैसे कि वो कोई भी प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, जैसे कोई भी प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। उसके पास वो कौन सी जीन होती है, कैपिटल टी होती है। ठीक है, तो कोई भी प्लांट अगर टॉल होगा तो उसके अंदर वो कौन सी जीन होगी, कैपिटल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होती है। तो उस समय क्या दिख रहा है, कि जो जीन होते हैं वो हमेशा वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, जीन जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो याद रखना क्या, वो जीन इज मेड अप ऑफ टू, दो चीजों से मिलके बना होता है एक जीन, है ना। क्योंकि दो चीजों से क्यों मिलके बना होता है, कि एक पेरेंट से आता है, और एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट हम सभी चीजों को अगर कंबाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीन क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू लेटर्स, और इन एक को क्या बोला जाता है, वो अलील बोला जाता है। एक को क्या बोला जाएगा, अलील। तो जीन इज मेड अप ऑफ टू अलील्स। जीन जो होता है वो दो अलील से मिलके बना होता है। ठीक है, जीन इज मेड अप ऑफ टू अलील्स।
ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको याद रखनी है कि जो मेंडल है, मेंडल को ने वर्ड अलील जीन वगैरह यूज नहीं करेंगे। मेंडल आगे जाके हमें क्या बताएंगे, फैक्टर। मेंडल ने वो जीन के लिए क्या वर्ड यूज करा है, फैक्टर वर्ड यूज करा है। ठीक है। तो क्या होता है, बाहर के जो भी फिजिकल करेक्टर्स होते हैं, टॉल हो गया, ड्वार्फनेस हो गए, सब क्या होता है, फिनोटाइप होता है। बाहर के सभी फिजिकल करेक्टर कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करती है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ये जो जीन होता है वो दो लेटर से मिलकर बना होता है, और हर एक को क्या बोलते हैं, अलील। तो जीन इज मेड अप ऑफ टू अलील्स। ठीक है। ठीक है, तो जीन इज मेड अप ऑफ टू अलील्स। अब यहीं पर वो क्या देखा गया, अब ये अलील के बेसिस पर ही हमारे जो जीन होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोजाइगस, होमोजाइगस, और दूसरा होता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है। होमोजाइगस कौन सा होगा, इफ अलील इज सेम, इफ बोथ अलील्स आर सेम। अगर दोनों के दोनों एलील्स अगर वो सेम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो होमोजाइगस है। और इसी को क्या बोला गया था, प्योर ब्रीड ही बोला गया था, है ना। तो यानी कि क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये। ठीक है, कि दोनों एलील्स अगर सेम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस है। अगर डिफरेंट होंगे तो ये हेट्रोजाइगस है। इफ बोथ एलील्स आर डिफरेंट, इफ बोथ एलील्स आर डिफरेंट, अगर दोनों एलील जो है वो डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। और याद रखना हमेशा वो कैपिटल लेटर आगे आएगा और स्मॉल पीछे आएगा, बाकी जो भी थोड़ी बहुत चीजें डाउट हो रही है वो सब चीजें हमारी आगे क्लियर हो जाएगी। ठीक है। बेसिक हमें फिर ये याद रखना है, वो फिनोटाइप क्या होता है, जो भी बाहर के फिजिकल कैरेक्टर होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करती है। जीन किससे मिलके बने होते हैं, दो एलील से मिलके बने होते हैं। अगर दोनों एलील्स अगर सेम है तो आप बोलोगे "भाई, ये तो होमोजाइगस है", अगर ये अलग अलग है तो ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है। अब देखो ये, इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी से इससे हमें जीन पता लग रहा है ना। तो इन्हीं के लिए क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ जीनोटाइप, दिस इज अ जीनोटाइप। क्योंकि इससे हमें वो क्या पता लग रहा है, जीन पता लग रही है। और जीन हमेशा किस में रहती है, ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर, वो कभी भी एक सिंगल में लाई नहीं करेगा। ठीक है। और ये लेटर हमने वो कहाँ से यूज करा है, देखो जो भी प्लांट के अंदर जो करेक्टर सबसे ज्यादा विजिबल होता है, क्या देखा गया, जो टॉलनेस है, जो टॉलनेस है वो सबसे ज्यादा विजिबल होती है। टॉलनेस जो है वो सबसे ज्यादा विजिबल देखी गई है हर जनरेशन में, ज्यादा प्लांट क्या है, टॉल। तो जीन के लिए हमने उसी का ही लेटर का इस्तेमाल कर लिया। तो उसके जीन का हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जो ज्यादा विजिबल है करेक्टर उसी का ही पहला लेटर, यानी कैपिटल टी। ठीक है। और जो इसी का जो दूसरा वर्जन हो गया वो कौन सा हो गया, ड्वार्फ हो गया। दूसरा कौन हो गया, ड्वार्फनेस हो गया। तो ड्वार्फनेस के लिए हम डी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्मॉल टी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। तो जो करेक्टर सबसे ज्यादा विजिबल होता है, जैसे इसमें सब टॉलनेस और ड्वार्फनेस में क्या ज्यादा विजिबल होता है, टॉलनेस, तो उसी का हम पहला लेटर ले लेंगे टी। और ड्वार्फनेस के लिए फिर स्मॉल टी। ठीक है। और टॉलनेस के वो साथ में स्मॉल टी भी हो सकता है, और कैपिटल टी भी हो सकते हैं। पर ड्वार्फनेस के लिए साथ में स्मॉल टी ही होगा। ठीक है। क्योंकि अगर एक भी कैपिटल टी अगर आ जाता है तो प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो जो करेक्टर सबसे ज्यादा विजिबल होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लेटर लेंगे, उसी का पहला लेटर लेंगे। ठीक है। और उसका जो ऑपोजिट वर्जन होगा, जो ड्वार्फनेस होगा, तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। तो ड्वार्फनेस के लिए डी नहीं है, क्या होगा, वो स्मॉल टी। ठीक है। ऐसी जैसे एक और एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, जैसे वो क्या आ गया, सीड कलर आ गया। कौन आ गया, वो सीड कलर। तो सीड कलर दो देखे गए थे, कौन से, एक तो येलो और एक ग्रीन, यही था। तो इनका हमें जीनोटाइप बताना है, तो कौन से लेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसका जो सबसे ज्यादा विजिबल हो रहा है। तो येलो और ग्रीन में सबसे ज्यादा किसको देखा गया विजिबल, येलो को देखा गया, है ना। तो येलो जो है ये ज्यादा विजिबल है, इट इज मोर विजिबल इन जनरेशन। ये हर जनरेशन में येलो सीड ज्यादा आते हुए नजर आए। तो येलो सीड का ही हमने वाई लेटर का इस्तेमाल करेंगे फिर। और जो ज्यादा विजिबल होता है उसके लिए कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ठीक है, और ग्रीन के लिए क्या जाएगा, फिर इसी का ही स्मॉल जाएगा, ये दोनों स्मॉल ही होंगे, और ये ठीक है। तो जो करेक्टर सबसे ज्यादा विजिबल होता है उसी का हम पहला लेटर यूज करेंगे, कैपिटल में वो भी। तो साथ में उसका स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्मॉल जाएगा तो ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि डिफरेंट हो गए, और सेम जा रहा है तो ये होमोजाइगस हो गए क्योंकि दोनों एलील क्या हो गई, सेम हो गई है। और इसी का जो हमारा कॉन्ट्रास्ट होगा, उसका जो ऑपोजिट होगा, उसके लिए हम उसी लेटर का स्मॉल यूज करेंगे, है ना। तो येलो के लिए अगर हमने वाई यूज करा है तो ग्रीन के लिए हम जी यूज नहीं करेंगे, इसी का ही स्मॉल वाई यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन के लिए जी नहीं होगा, क्या होगा, स्मॉल वाई होगा। क्लियर ये? ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो बॉडी की फिजिकल करेक्टर्स बता रहा है, टॉलनेस, ड्वार्फनेस वगैरह ये सब बता रहा है। और दूसरा क्या देखा आपने, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या बताता है, जीन बताता है। और जीन जीन किससे मिलके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू एलील्स। एलील्स सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती है। सेम होगी तो आप बोलोगे होमोजाइगस है, अलग अलग है तो ये हेट्रोजाइगस है। और लेटर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वो लेटर यूज करेंगे जो करेक्टर सबसे ज्यादा विजिबल हो रहा होगा, उसी का ही पहला लेटर। जैसा भी देखा था, येलो सीड ज्यादा विजिबल होते हैं तो हमने वाई यूज करा कैपिटल में, और उसके ग्रीन के लिए ही स्मॉल वाई का हम यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो हम कहाँ पर थे, वी आर डूइंग द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर रहे थे। अब बीच में ये सब चीजें आएगी तो इसलिए हमें पहले से समझना जरूरी था कि फिनोटाइप, जीनोटाइप ये सब क्या होता है। ठीक है। तो पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या लिया, होमोजाइगस स्टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ लिया। ये तो इनका फिनोटाइप हो गया, इनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, क्योंकि ये होमोजाइगस है तो दोनों सेम होना जरूरी है। तो टॉलनेस के लिए क्या होगा, कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए टी का ही स्मॉल, स्मॉल टी। ठीक है। तो ड्वार्फनेस के लिए क्या हो गया, टी का ही स्मॉल टी हो गया। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बनेंगे, वो इनके गैमीट्स बनेंगे। ये दोनों प्लांट क्या करेंगे, अपने अपने गैमीट्स बनाएंगे, है ना। तो ये इसका जो गैमीट होगा तो ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और उसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, जब ये दोनों प्लांट अपने अपने गैमीट्स बनाएंगे तो बोथ अलील विल बी सेपरेट। ऐसे स्मॉल टी भी वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। फिर इनके बीच में हमें क्या करानी है, इनके बीच हम शुरुआत में क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इनके बीच हमने वो करा दी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब हमें पता है कि इसके गैमीट, इसके पोलन ग्रेन्स कहाँ पर जाएंगे, इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे। और पोलन ग्रेन्स के अंदर कौन है, गैमीट है, यानी कि ये कैपिटल टी है। ठीक है। अब देखो, तो यानी कि हमने वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, इसके पोलन ग्रेन को उस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करवाया। तो क्या होगा, हमें पता है क्रॉस पॉलिनेशन के बाद सीड्स आएंगे, और सीड्स को जब हम मिट्टी में सो करेंगे तो उसके बाद नए प्लांट्स आएंगे, यानी कि F1 जनरेशन आएगी। कौन आएगी, F1 जनरेशन। ठीक है। अब F1 जनरेशन में प्लांट कैसे कैसे होंगे, तो देखो क्या करना है। अब बीच में एक चीज और आ गई है। अब प्लांट के वो जीनोटाइप को देखने के लिए ना, जीनोटाइप को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, पनेट स्क्वायर। जीनोटाइप को देखने के लिए हम क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स से ना हमें प्लांट का जीनोटाइप पता लग जाएगा, जीन्स पता लग जाएगी। और ये पनेट स्क्वायर हमें किसने दिया है, रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया है। पनेट स्क्वायर इज गिवन बाय द रेजिनाल्ड सी पनेट, गिवन बाय रेजिनाल्ड सी पनेट। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें पनेट स्क्वायर दिया, और पनेट स्क्वायर से हमें वो क्या पता लग जाएगा, जीनोटाइप पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बाकी सब चीजें देख लेते हैं, ताकि जब नए एक्सपेरिमेंट आएंगे तो हमें ये सब चीजें देखनी नहीं पड़ेगी, हमें पहले से पता होगा कि पनेट स्क्वायर क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है ना। तो देखो पनेट स्क्वायर से हमें जीनोटाइप पता लगेगा, तो उन्होंने क्या बोला कि पनेट स्क्वायर के लिए हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर के अंदर कॉलम्स और रोज बनाने, डिपेंडिंग ऑन द गैमीट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही अगर पेरेंट के अंदर अगर हम देखें तो गैमीट कितने टाइप के आए हैं, दो टाइप के गैमीट आए हैं, एक ही पेरेंट में चेक करना है। ठीक है, तो गैमीट इन वन पेरेंट, गैमीट इन वन पेरेंट, तो एक पेरेंट के अंदर गैमीट कितने आ रहे हैं, दो गैमीट आ रहे हैं। ऐसे उस वाले में भी कितने आ रहे हैं, दो। किसी भी एक पेरेंट के अंदर गैमीट की वैरायटी चेक कर लेनी है, तो किसी भी एक पेरेंट के अंदर गैमीट कितने दिख रहे हैं, दो गैमीट्स दिख रहे हैं। वो जीनोटाइप को देखने के लिए क्या बनाते हैं हम, पनेट स्क्वायर, जो रेजिनाल्ड सी पनेट ने दी, बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व आउट कर दिया ना। जीनोटाइप को देखने में, वैरायटी ऑफ प्लांट को देखने में बहुत टाइम लगता था, जो हम 10th क्लास में करते थे। ठीक है, एक बार रिकॉल करें जो हम 10th में करते थे।
जैसे कि यहाँ पर वो क्या आ गया था, कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। इनके गैमीट को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, गैमीट को सेपरेट कर दिया। फिर हम चेक करते थे कि यहाँ से एक टी आया, यहाँ से एक टी आया, तो ये आ गया। ठीक है, इसको सर्कल नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ से एक टी आया और यहाँ से ये टी आया। ठीक है, फिर ये वाला टी आया और एक ये टी आया। देखिए ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि कहाँ से कौन सा लाइन लेके जानी है। अभी ये तो सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, आगे डाई हाइब्रिड भी है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को ऐसे क्रॉसिंग से करना आसान नहीं है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेजिनाल्ड सी पनेट ने हमें क्या दिया, पनेट स्क्वायर, जिसमें एक बॉक्स के थ्रू हम जीनोटाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई एक ही पेरेंट के अंदर चेकआउट करो कि भाई गैमिट कितने हैं। एक ही पेरेंट के अंदर दो गैमिट है, तो हम दो कॉलम और दो रोज बनाएंगे। ठीक है, और ऊपर हम लिख देंगे वो गैमिट, गैमिट जो जो आए मेल और फीमेल के। ठीक है, जैसे एक गैमिट कौन सा है, कैपिटल टी, और एक कौन सा आया, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, और देन फ्यूज कर देंगे। फिर ये यहाँ से वो कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे इधर भी, और पहले कैपिटल ही लिखना है फिर स्मॉल। ठीक है, कितनी जल्दी हो गया। ऐसे क्रॉसिंग वगैरह करने से हम पजल नहीं हो रहे हैं, इससे जल्दी काम हो रहा है ना। तो रेजिनाल्ड से पनेट ने जीनोटाइप को बताने के लिए हमें क्या दिया, पनेट स्क्वायर दिया। और पनेट स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, और उसमें रोज और कॉलम बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन द गैमीट्स इन द वन पेरेंट। एक पेरेंट के अंदर कितने गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर दो गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम दो कॉलम और दो रोज बनाएंगे। ठीक है, और जीनोटाइप को देख के हमें वो फिनोटाइप पता लग ही जाता है। अगर एक भी कैपिटल लेटर अगर होगा ठीक है तो वो टॉल है। ठीक है, तो कैसे नजर आ रहे हैं उसमें, तो F1 जनरेशन में क्या दिख रही है, सब में कैपिटल टी एक तो है ना। अगर एक भी कैपिटल टी होता तो सारे प्लांट क्या देखे गए, टॉल थे। तो F1 जनरेशन में क्या है, ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब वो भी कैसे है नेचर में, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो एलील्स डिफरेंट है, तो दे आर द हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स आर टॉल, और साथ में कैसे है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो ये हमने पहले देखा, ये पेरेंटल जनरेशन होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ के बीच में क्या कराई गई, क्रॉस पॉलिनेशन, उससे फिर बीज आए। ये बीज को हमने शो करके F1 जनरेशन के जीनोटाइप को फाइंड आउट करा बाय द पनेट स्क्वायर, और वी आर फाइंडिंग दैट व्हाट, कि ऑल प्लांट्स आर टॉल, और वो भी कैसा नेचर है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब देखो वो आगे क्या होगा, फिर F1 जनरेशन के अंदर ही क्या करनी है, याद करो स्टेप क्या है, F1 जनरेशन के अंदर करनी है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन के वो कोई भी दो प्लांट उठा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्लांट ले लिया, और इन दो प्लांट के बीच में हम क्या कर देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे। वी विल डू द सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि इसके पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे लैंड आउट कर देंगे। ठीक है, फिर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड, है ना। ये दोनों के दोनों वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो गया, ऐसे इसमें भी सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो गए। है ना, अब वही कि कौन कौन से जीनोटाइप आने वाला है, तो जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए वी विल ड्रॉ द पनेट स्क्वायर। फिर वही चेकआउट करो, वो एक पेरेंट के अंदर कितने गैमीट है, दो गैमीट है, तो हम दो कॉलम और दो रोज बनाएंगे। तो दो कॉलम और दो रोज बनाई। ठीक है, और यहाँ पे वो गैमीट लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी आगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको फ्यूज करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, हमेशा पहले आगे कैपिटल ही आएगा, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हमने फ्यूज करवा दिए। तो ये फ्यूज करने के बाद ये हमारी वो क्या आ गई है, F2 जनरेशन आ गई, दिस इज अ F2 जनरेशन। ठीक है, ये F2 जनरेशन आ गई, और हमें पता हो ये क्या आया, जीनोटाइप आया, और जीनोटाइप को देख के हमें फिनोटिपिक रेशियो भी पता लग जाती है ना। तो पहले जीनोटिपिक रेशियो अगर हम लिखे तो F2 जनरेशन निकालने के बाद हम रेशियो लिखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो कितनी आ रही है, देखो वैरायटी कौन कौन सी है, वैरायटी चेकआउट अगर हम करें तो एक तो कैपिटल टी है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है, और स्मॉल टी है। पहले वैरायटी चेक करी, फिर अब इनका नंबर लिख दो। कैपिटल टी वो 1 है, ऐसे ये 2 है, और ये 1 है।
तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है, 1:2 में, 2:2 में 1 आती है। ठीक है। अब इसके बाद इसको देख के हम फिनोटिपिक रेशियो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, एक तो प्लांट टॉल दिख रहे हैं और दूसरे डवार्फ दिख रहे हैं। प्लांट टॉल और डवार्फ है, तो टॉल कितने हुए, एक भी अगर कैपिटल टी होगा तो प्लांट टॉल होगा। दो दो कैपिटल टी है या फिर एक कैपिटल टी है, अगर वन लेटर भी होगा ना कैपिटल टी का, if one or two letter, if one or two letter of capital T, तो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, प्लांट क्या होने वाला है, टॉल होने वाला है। अगर एक लेटर भी हुआ कैपिटल टी का, दोनों हुए तो टॉल होंगे। टॉल कितने यहाँ पर, 3, और डवार्फ कितने हैं, 1। ठीक है, 10th क्लास में ये वैसे हम कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक नई चीज से हमने करा, पनेट स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या था वो, ये हमने पेरेंटल जनरेशन ली, फिर देन क्रॉस पॉलिनेशन करवा के F1 जनरेशन आई है ना। F1 जनरेशन में क्या देखा, सारे प्लांट टॉल थे, हेट्रोजाइगस थे। फिर इनके किसी दो प्लांट को लिया और इन दो प्लांट के बीच हमने क्या करवाई, वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। पहले इनके गैमीट्स अलग करे, फिर देखा वो दो गैमीट्स आ रहे हैं एक पेरेंट के अंदर, तो दो कॉलम दो रोज बनाई अगेन। फिर क्या देखा, जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रही है, 1:2 में, 2:2 में 1 आ रही है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रही है, 3:2 में 1 आ रही है, कि 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा ग्रीगर जो और मैंडल ने। और एक्सपेरिमेंट क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन विच ही फोकस ओनली ऑन द वन ट्रेट दैट वाज द हाइट ऑफ द प्लांट। है ना, तो अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उनको क्या चीज समझ में आई, व्हाट ही कंक्लूडेड आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट। देखो क्या चीज समझ में आ रही है उनको, अगर हम खुद देखें तो क्या दिख रहा है हमें, कि उन्होंने सबसे पहले तो क्या देखा, कि जो डॉर्फनेस है, जो डॉर्फनेस है वो आ रही है और जा रही है। जैसे पेरेंटल जनरेशन के अंदर डॉर्फनेस है, फिर F1 जनरेशन के अंदर सारे टॉल आ गए, डॉर्फनेस गायब हो गई। फिर F2 जनरेशन के अंदर चेकआउट करा तो डॉर्फनेस फिर वापस आ गई। है ना, तो क्या दिख रहा है कि जो डॉर्फनेस वाला करेक्टर है वो आ रहा है जा रहा है, वो विजिबल नहीं हो रहा है हर जनरेशन में, और टॉलनेस हर जनरेशन में आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने हमें लॉ दिया। ठीक है, और भी चीजों को ऑब्जर्व करा, एंड ऑब्जर्व करने के बाद ही गेव द लॉ। ठीक है, अब देखो कौन सा लॉ दिया उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था, कि भाई सारे प्लांट्स तो क्या है, F1 जनरेशन के अंदर टॉल है, और ड्वार्फनेस क्या हो रही है, हिडन एंड विजिबल हो रही है, कभी आ रही है जा रही है ना। तो जो करेक्टर आता है जाता है, हिडन होता है, विजिबल होता है, ऐसे करेक्टर को क्या बोलते हैं, रिसेसिव करेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हो, रिसेसिव करेक्टर। तो मेंडल ने हमें बोला क्या, कि जो ड्वार्फनेस है, जो ड्वार्फनेस है वो क्या हो रही है, विजिबल एंड हिडन। मतलब कि ये हर जनरेशन के अंदर नजर नहीं आ रही है, आ रही है जा रही है। तो ऐसे करेक्टर को उन्होंने क्या नाम दिया, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट। कि ये कैसा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है ये। और जो टॉलनेस थी, अगर हम चेकआउट करें तो हर जनरेशन में नजर आ रही है। तो ऐस जो हर जनरेशन में नजर आती है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो टॉलनेस को उन्होंने क्या बोला, कि जो टॉलनेस है या फिर जो भी करेक्टर हर जनरेशन में नजर आ रहा होगा, तो उन्होंने उस ट्रेट का क्या नाम रखा, डोमिनेंट ट्रेट है, दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो F2 जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या देखा, कि 75% टॉल थे और 25% डॉफ थे, यानी कि शॉर्ट थे। ठीक है, अब ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, कि भाई जो करेक्टर हमेशा नजर आता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो आ रहा है जा रहा है हमेशा विजिबल नहीं हो रहा है वो विजिबल ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, मेंडल ने हमें पहला लॉ दिया। जो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कि कुछ तो चीज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, अब वो कौन है, फैक्टर। मेंडल ने क्या बोला उसके लिए, फैक्टर। तो पहली टर्म उन्होंने क्या बोली, कि जो फैक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पहली स्टेटमेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि भाई समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। उस समथिंग के लिए क्या वर्ड यूज करा मेंडल ने, फैक्टर, जो हम आज जीन के फॉर्म में उसको जानते हैं। ठीक है, और क्या बोला, कि ये जो करेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं बाय द फैक्टर्स, वो हमें पता ही है। और क्या बोला, कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं। तो मेंडल के लिए जो फैक्टर है, वो आज किस नाम से हम जानते हैं उसको, जीन के नाम से जानते हैं, दैट इज द जीन। तो मेंडल ने क्या बोला, कि भाई फैक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, और फैक्टर हमेशा पेयर में रहते हैं, फैक्टर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर। ठीक है, और हम देखा था कि जीनों किससे मिलके बने होते हैं, इज मेड अप ऑफ टू अलील्स, दो अलील से मिलके बने होते हैं, यही चीज।
अगर डिसिमिलर पेयर होगा यानी कि अलग अलग होगा, हेटेरोजाइगस फॉर्म होगा, तो उसके अंदर एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। और हमें पता है डोमिनेंट को किससे यूज करना है, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। ठीक है। और डोमिनेंट करेक्टर कौन सा होता है, जो हर जनरेशन में नजर आ रहा हो, और रिसेसिव करेक्टर जो होता है वो हर जनरेशन में नजर नहीं आता है, जैसे कि डॉर्फनेस। ठीक है। तो ये उनको पहला लॉ हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने बोला कि समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर। और अगर डिसिमिलर होगा तो उसमें एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा, है ना। तो यहीं पर एक चीज हम देख लेते हैं। तो वो क्या दिख रहा है कि दो टाइप के ट्रेट उनको नजर आ रहे हैं। एक तो डोमिनेंट ट्रेट नजर आ रहा है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, जो हर जगह हर जनरेशन में नजर आता है। और दूसरा ट्रेट कौन सा होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है। रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है, जो हर जनरेशन में नजर नहीं आ रहा था, जैसे कि डॉर्फनेस। उन्होंने क्या बोला कि जब हम डोमिनेंट ट्रेट का अगर हम लेटर लिखेंगे, इसका जीनोटाइप लिखेंगे, तो किसी भी ट्रेट का जो जीनोटाइप है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, लेटर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट के अकॉर्डिंग आएगा, लेटर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है। किसी भी ट्रेट का अगर हमें जीनोटाइप लिखना है तो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, डोमिनेंट ट्रेट के लेटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। और वो भी कैसे लिखेंगे, कैपिटल। कैसे लिखेंगे उसको, कैपिटल। ठीक है। और जो रिसेसिव ट्रेट का जो होगा वो उसका डोमिनेंट का ही स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ठीक है। जैसे हमने देखा था वो टॉलनेस और ड्वार्फनेस में कौन डोमिनेंट है, हमें पता है टॉलनेस डोमिनेंट है। तो जीनोटाइप लिखने के लिए हम टॉल का ही पहला लेटर लेंगे। ठीक है। जीनोटाइप लिखने के लिए हम टॉल का ही पहला लेटर लिखेंगे। ठीक है। साथ में कैपिटल टी भी हो सकता है या फिर स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है। और ड्वार्फनेस के लिए डी यूज नहीं करेंगे, इसकी डोमिनेंट का स्मॉल लेटर यूज करेंगे। इसके डोमिनेंट का स्मॉल लेटर। तो ड्वार्फनेस के लिए क्या सिंबल है, स्मॉल टी है, नहीं कि स्मॉल डी है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना ये। ठीक है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा जो हर जनरेशन में नजर आता है, उसी का ही पहला लेटर यूज करेंगे, वो भी कैपिटल में। और इसी का जो ड्वार्फ होगा, और ड्वार्फनेस के लिए इसके डोमिनेंट का ही स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ठीक है। ताकि चीजें पजल ना हो, ज्यादा वैरायटी ऑफ लेटर सामने ना आए, है ना। ऐसे एक और अगर हम देखें तो जैसे वो फ्लावर कलर आ गया, फ्लावर कलर में हमें पता है कौन सा, एक तो वायलेट है और एक वाइट है। ठीक है। वायलेट और वाइट, और ऐसे एक और कौन सा आ गया हमारा, वो ग्रीन, येलो सीड थे, येलो सीड थे और ग्रीन सीड थे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनमें से डोमिनेंट कौन है, कि कौन सा ट्रेट है जो हर जनरेशन में नजर आता है। तो वो है येलो सीड। ठीक है। तो येलो सीड जो है वो आपका डोमिनेंट है, ये हर जनरेशन में नजर आता है। ठीक है। तो हम इसी का ही पहला लेटर यूज करेंगे, वो भी कैपिटल में। ठीक है। और साथ में पता हुई कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है। ठीक है। इसका अगर हमें जीनोटाइप लिखना है तो। और ग्रीन सीड के लिए क्या रहेगा, इसी के ही डोमिनेंट का स्मॉल लेटर। इसका डोमिनेंट कौन है, येलो, और इसका स्मॉल लेटर क्या होगा, स्मॉल वाई होगा। ठीक है। स्मॉल जी नहीं होगा। क्लियर नहीं है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। जिसमें उन्होंने बोला कि फैक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, और फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है। और अगर डिसिमिलर फैक्टर होंगे तो उसमें एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखेंगे और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। ठीक है। अब देखो दूसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है। उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करते हुए हमें बताया, सेकंड लॉ हमें दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो क्या कहता है, सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, क्या बोलता है ये लॉ, कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं इन द गैमीट। जब वो अपने गैमीट बनाते हैं तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ओनली वन ऑफ द अलील विल ट्रांसफर इन द गैमीट। देखा था हमने, ये जो कैपिटल टी था या फिर स्मॉल टी था, जब इनके क्या बन रहे थे, गैमीट बन रहे थे, तो ये दोनों के दोनों अलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी। क्या बोला उन्होंने, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस और इन द गैमेट। ओनली वन ऑफ द गैमेट विल एंटर इन द गिवन गैमेट। ठीक है। यानी कि स्पर्म के अंदर सिर्फ एक ही कैपिटल टी होगा, या फिर एग के अंदर एक ही कैपिटल टी होगा, दो दो नहीं होते हैं। गैमेट्स के अंदर ओनली एक ही एलील प्रेजेंट होता है।
ठीक है, तो ये हमें उन्होंने दिया वो सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की फैक्टर जो होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं इन द गैमीट फॉर्मेशन, कि सिर्फ एक ही फैक्टर प्रेजेंट होगा गैमीट के अंदर, और कोई भी वो ब्लैंडिंग नहीं देखी उन्होंने। ब्लैंडिंग मतलब क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ये कोई भी ब्लैंडिंग नहीं देखी, कोई भी उन्होंने इंटरमीडिएट नहीं देखा, बीच का नहीं देखा उन्होंने, नो इंटरमीडिएट। जो भी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उनको बीच की हाइट का कोई पौधा नजर नहीं आया, सारे टॉल या फिर डॉफी थे, बीच का कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा, कोई ब्लैंडिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती है, ये जो एलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एलील जस्ट सेपरेट इन द गैमेट, कोई ब्लेंडिंग यहाँ पर नहीं होती अकॉर्डिंग टू द मेंडल। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं वो सारे के सारे वो एक से गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, वो हमें पता ही है, और जो हेट्रोजाइगस है वो दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो अगर होमोजाइगस है तो क्या है, वो कैपिटल टी, दोनों सेपरेट हो गए तो सारे के सारे गैमीट क्या होंगे, कैपिटल टी वाले होंगे। बट अगर हेट्रोजाइगस अगर हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो गैमीट क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दो वैरायटी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इट स्टेट्स दैट कि ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस एलील्स आर सेपरेट, फैक्टर्स आर सेपरेट, ओनली वन ऑफ द गैमेट विल एंटर इन द गिवन, only one of the allele will transfer into the given gamete। ठीक है, और क्या नहीं देखी जाती, वो ब्लैंडिंग नहीं देखी जाती, कोई बीच का इंटरमीडिएट नहीं देखा जाता, प्लांट सिर्फ टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, बीच की हाइट का नहीं होगा। ठीक है, दैट वाज सीन बाय द ग्रीगर जॉन मेंडल आफ्टर हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो होप सो आप सबको समझ में आया होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और बीच की जो जो चीज हमने समझी वो भी क्लियर हुई होगी, है ना। तो फिनोटाइप क्या था, जैसे जो फिजिकल कैरेक्टर्स को बताते थे, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, ये सब, है ना। और जीनोटाइप क्या होता है, जो जीन को बताता है कि जीन कौन सा है। और जीन हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। और जीन के लिए वर्ड मैंडल ने क्या यूज करा है, फैक्टर, तो फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। और गैमीट के अंदर ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सब एक ही एंटर करता है इन द गैमीट। ठीक है, और मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद क्या देखा कि भाई कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है,